फ्रेंड्स, आज हम सी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन को समझने के पहले हमें ये समझना जरूरी है कि फंक्शन क्या होता है। तो हमने इससे पहले फंक्शंस का यूज अपने प्रोग्राम में किया है। बेसिकली जो फंक्शन होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है आपका प्रीडिफाइंड फंक्शन और एक होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्रीडिफाइंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है प्रीडिफाइंड, जो पहले से परिभाषित है। सी का जो लाइब्रेरी है वो बहुत रिच है, उसमें बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जो पहले से परिभाषित है। ज्यादा हम डीपली ना जाएं तो हमने प्रिंटफ और स्कैनफ ऐसे दो फंक्शंस का यूज किया है। बेसिकली हमने अपने हर प्रोग्राम में एटलीस्ट इन दोनों फंक्शन का यूज किया ही है। एक है प्रिंटफ और एक है स्कैनफ। प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। स्कैनफ स्टेटमेंट या स्कैनफ प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज हम वैल्यू को रीड करने के लिए करते हैं। तो क्या कभी हमने ये सोचा कि ये जो प्रिंटफ है और ये स्कैनफ है ये कैसे प्रिंट कर रहा है और कैसे रीड कर रहा है? ये दोनों ही प्रीडिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अर्थात इन दोनों फंक्शन की जो कार्य है कि ये प्रिंटिंग का काम करे और ये रीडिंग का काम करे, इसके कार्य को पहले से परिभाषित करके सी की लाइब्रेरी में स्टोर कर दिया गया है। ऐसे बहुत से फंक्शंस हैं जो कि सी की लाइब्रेरी में पाए जाते हैं। समय समय पर अपने प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इन फंक्शंस का यूज करते हैं। ये कॉमन टू फंक्शंस हैं जो बेसिकली हर प्रोग्राम में यूज किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा गेट ch, sqrt और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं। ये सभी फंक्शंस किसी ना किसी हेडर फाइल में स्टोर होते हैं। आप जिस भी कैटेगरी के फंक्शन को यूज करना चाहते हैं उस हेडर फाइल को आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है और फिर आप इस प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे कुछ फंक्शंस जो होते हैं, ये सभी फंक्शंस पूर्व परिभाषित है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो कभी कभी यूजर को ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग फंक्शन को डिफाइन करे। तो जब यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करता है वो आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी में। बहुत इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल मैं आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन का देना चाहती हूँ। आपने हमेशा देखा है कि हमारा जो सी प्रोग्राम है वो मेन से शुरू होता है। एक बात मैं कह दूं, किसी भी शब्द या अक्षर या फिर हम कह सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर के सामने अगर ये पैरेंथेसिस लगा है दैट मींस वो फंक्शन है। मेन के सामने भी ये हमारा पैरेंथेसिस लगा रहता है। अब मेन जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मेन एक ऐसा फंक्शन है जहां से हमारे प्रोग्राम की फ्लो शुरू होती है। अब हम उस फंक्शन के अंदर हमको जो भी अपने प्रोग्राम की कोडिंग करनी है हम उस कोडिंग को करते हैं और उसमें जिन भी फंक्शंस का हमको यूज करना रहता है हम उस फंक्शंस को उसके अंदर यूज करते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, मेन भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। कैसे? क्योंकि हर एक प्रोग्राम की बॉडी अलग होती है। प्रोग्राम का जो रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसकी बॉडी डिफाइन करेंगे, पर वो बॉडी हमेशा शुरू कहाँ से होगी? मेन से होगी। और यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहा है, दैट मींस मेन भी किस कैटेगरी में आ गया? यूजर डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी में आ गया। तो जब मेन यूजर डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी में है, इसके अलावा और ऐसे क्या फंक्शन हो सकते हैं जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी में आएंगे? इसको समझने के लिए अब हम डिटेल में देखने जाएंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन एक्चुअली होते क्या है। तो जैसे अभी हमने देखा कि फंक्शन बेसिकली दो प्रकार के हैं, एक प्रीडिफाइंड और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो जनरली जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है, सपोज हमारा कोई प्रोग्राम है मेन, वो बहुत बड़ा है, उसमें ऐसे बहुत से पॉइंट्स लाइन ऑफ कोड है जिनके थ्रू हमारे इस प्रोग्राम को बनाया गया है। तो इससे क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम की लेंथ बढ़ गई और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसको टेस्टिंग डिबगिंग करने में बहुत टाइम लगेगा। और ये पहला मैटर हुआ। सेकंड क्या रीजन होता है, सपोज हमारे प्रोग्राम में कुछ लाइन ऑफ कोड या कुछ पार्ट ऑफ कोड बार बार एग्जीक्यूट जरूरत पड़ रहे हैं। कैसे? सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं, फैक्टोरियल निकालना है, हमें नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया हुआ है और उस प्रोग्राम में हमें कम से कम 10 जगह फैक्टोरियल निकालना पड़ रहा है।
तो हम क्या करेंगे, 10 जगह उस फैक्टोरियल निकालने के रिलेटेड जो भी कोडिंग है उस कोडिंग को लिखेंगे। पर अगर हम इसे एक अलग फंक्शन के रूप में तैयार कर दे और जहां जहां हमें फैक्टोरियल निकालने की जरूरत पड़े वहां वहां हम उस फंक्शन को कॉल करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूजर डिफाइन। तब वो फैक्टोरियल नाम का फंक्शन हमारा हो जाएगा यूजर डिफाइन फंक्शन। मींस यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उस फंक्शन को डिफाइन किया है और जहां जरूरत पड़ रही है हम उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं एज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन। प्रिंटफ स्कैनर भी क्या कर रहे हैं, हम जहां जरूरत पड़ रही है उन्हें हम कॉल कर रहे हैं, उनकी कोडिंग पहले से परिभाषित है, ये प्रीडिफाइंड फंक्शंस हो गए। कुछ यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं, वो आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गए। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को की क्यों आवश्यकता पड़ी, पहला इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम है बहुत एक बड़ा मेन प्रोग्राम कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि कोड की हम रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, कि एक ही टाइप का कोड अगर हमें बार बार प्रोग्राम में लिखना पड़े तो उससे बेहतर है कि हम उसे एक बार लिख दें और बार बार उसको उस अपने प्रोग्राम में जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां कॉल कर रहे। तो हमारा जो इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है वो इस प्रकार से तैयार होता है कि माना कोई मेन प्रोग्राम है जो कई भागों में डिवाइड हो गया है, डिपेंड करता है कितने हमारे रिक्वायरमेंट है। ये माना फंक्शन f1 है, ये माना फंक्शन f2 है, हमें जरूरत पड़ी हमने f1 को फिर से 2 भागों में बांट दिया। ये माना फंक्शन a है और ये माना फंक्शन b है। तो ये जो प्रोग्राम की टेक्निक है इसे हम कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मींस यहाँ पर ये जो सभी छोटे छोटे यूनिट्स है वो एक मॉड्यूल तैयार करते हैं। ये हमारा एक मेन मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल हमने अपने काम को 2 भागों में बांट लिया है। अब ये इसका सब पार्ट हो गया, सब मॉड्यूल हो गया और इसी सब मॉड्यूल को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जरूरत पड़ी तो हमने f1 को फिर से 2 भागों में बांट दिया, ये हो गया a और ये b। तो प्रोग्राम सॉल्व कैसे होगा, पहले मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जहां हमारा f1 कॉल हुआ है वहां से हमारा एग्जीक्यूशन f1 में जाएगा। फिर जहां f1 में a और b दोनों यूज हो रहे हैं, जहां a और b का यूज होगा वहां से एग्जीक्यूशन a और b में जाएगा। फिर हम f1 में लौटेंगे, फिर हम मेन में लौटेंगे। वैसे ही जहां जरूरत होगी हमारा f2 कॉल होगा तो वहां से हमारा एग्जीक्यूशन मेन से कहां चला जाएगा, f2 में चला जाएगा। तो ऊपर से नीचे की ओर टॉप डाउन अप्रोच जिसे हम कहते हैं, हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग टेक्निक को फॉलो करता है और टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, सॉल्व होता है। तो अगर हम इसकी फ्लो को थोड़ा समझना चाहे कि कैसे किसी मेन प्रोग्राम में हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कितने भी फंक्शंस का यूज कर ले पर हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा कहां से शुरू होता है, मेन फंक्शन से शुरू होता है। तो माना हमारा एक मेन प्रोग्राम है और उसमें कई फंक्शन यूज हुए हैं, एक माना आपका f1 और एक माना आपका f2। ये है हमारा फ्लो ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। कैसे वर्क होता है, कैसे कोरिलेट होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन और मेन फंक्शन। तो ये हमारी लाइन चली आ रही है, हमें अचानक से जरूरत पड़ी f1 को कॉल करने की, हमने यहाँ f1 को कॉल किया, फिर हमारी लाइन ऑफ कोड चली आ रही है, हमें जरूरत पड़ी f2 को कॉल करने की, हमने f2 को कॉल किया। तो कैसे की वर्कआउट कैसे करेगा, 1 2 3 4 सपोज 4 लाइन हमारे एग्जीक्यूट हो गए, हमारा कॉल हुआ कौन, f1 कहाँ है, वहां है। तो यहाँ से हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ चला जाएगा, f1 में चला जाएगा। f1 की अपनी कुछ लाइन ऑफ कोड होंगी, वो एग्जीक्यूट होंगी, जैसे ही वो खत्म हो जाएगी फिर आपका एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर ये लाइन हमारे एग्जीक्यूट होंगे, सपोज फिर कॉल हुआ है f2, तो यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ चला जाएगा, f2 में चले जाएगा। f2 के कुछ लाइन ऑफ कोड होंगे जो एग्जीक्यूट होने के बाद फिर हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ आ जाएगा, फिर से मेन प्रोग्राम में आ जाएगा और फिर मेन प्रोग्राम के आगे का भाग एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये रिलेशन होता है मेन प्रोग्राम और यूजर डिफाइंड फंक्शन के बीच में फ्लो होने का। ये तो हमने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझ लिया कि कैसे मेन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन आपस में कोरिलेट करते हैं। इन यूजर डिफाइंड फंक्शन और
मेन फंक्शन को कोरिलेट करते समय हो सकता है हम कुछ चीजों का आदान प्रदान करें। भाई हो सकता है मेन प्रोग्राम के कुछ वैल्यूज हैं जिनके बेसिस पे हमारा F1 का जो फंक्शन है वो कैलकुलेट होगा, या कैलकुलेशन के बाद सपोज F1 कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो जो हमारा जब भी कभी हम मेन फंक्शन से किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन में किसी वैल्यू को भेजते हैं तो वो आर्गुमेंट्स कहलाता है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन जब किसी मेन फंक्शन में किसी वैल्यू को वापस करता है तो वो उसका रिटर्न टाइप कहलाता है। तो किसी भी मेन फंक्शन से यूजर डिफाइंड फंक्शन में जो वैल्यू जाती है वो आर्गुमेंट कहलाती है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन से मेन फंक्शन में जो वैल्यू रिटर्न आती है वो उसका रिटर्न टाइप कहलाता है। तो इस आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप के आधार पर जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन का एक सिंटैक्स तैयार होता है वो इस प्रकार से है। ये है आपका रिटर्न टाइप, फिर हो गया आपका फंक्शन का नाम, जो भी आपको फंक्शन का नाम देना है आप वो दे सकते हैं, और फिर ब्रैकेट में हम लिखते हैं आर्गुमेंट्स। फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन की जैसे मेन की बॉडी शुरू होती है वैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन की बॉडी शुरू होती है, और ये है आपका बॉडी ऑफ फंक्शन। यहाँ जो ये फंक्शन नेम है ये एक नाम है उस फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का, और ये फंक्शन नेम को रखने का रूल रेगुलेशन वही है जो किसी वेरिएबल के रखने का रूल रेगुलेशन होता है। उसके बाद सेकंड जो है ये है हमारा रिटर्न टाइप। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकता है किसी वैल्यू को रिटर्न करे, तो जो भी वैल्यू को रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा मतलब कोई वो वैल्यू या इंटीजर वैल्यू होगी या रियल वैल्यू होगी या कैरेक्टर वैल्यू होगी, तो हमें उसकी रिटर्न टाइप को डिक्लेयर करना जरूरी है। हम जो रिटर्न टाइप देंगे उसी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा। इसके बाद मतलब रिटर्न टाइप जो हो गया वो डेटा टाइप हो गया। इसके बाद हमारा है आर्गुमेंट्स, थर्ड पार्ट। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मेन प्रोग्राम से कुछ वैल्यू को अगर हम पास करें कि इन वैल्यूज के आधार पर हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन वर्क करे, तो वो जो वैल्यूज आती हैं वो कहलाती हैं आर्गुमेंट्स। और ये भी वही वैल्यूज होंगी कि भाई सपोज हमको दो नंबर को जोड़ना है और हम चाहते हैं कि जोड़ने का काम हमारे किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन में हो, तो हम दो वैल्यू भेजेंगे, उन वैल्यूज को यहाँ पर ये आर्गुमेंट जो है कैच करेगा, और हमारा जो वहां पर जो वैल्यू होगा उसकी जो डेटा टाइप होगी यहाँ पर भी उन वैल्यू किस में कैश होगी, वेरिएबल में कैश होगी। वेरिएबल का हमको क्या देना पड़ेगा, डेटा टाइप देना पड़ेगा, और डेटा टाइप वही होगा जो उस मेन फंक्शन में उन वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स होंगे। तो ये जो हमारा रिटर्न टाइप है और आर्गुमेंट है ये किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन का ऑप्शनल पार्ट है। चाहे जरूरत हो तो हम आर्गुमेंट्स का यूज करेंगे, जरूरत होगी तो हम रिटर्न टाइप का यूज करेंगे। और इसी प्रकार से हम किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं। इसी आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप के आधार पर यूजर डिफाइंड फंक्शन को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। कैसे? पहला है फंक्शन। यहाँ फंक्शन का मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन से है, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप। दूसरा है फंक्शन with arguments and no return type। तीसरा है फंक्शन with no arguments and return type।
लास्ट है हमारा फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न टाइप। तो आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप के आधार पर फंक्शन को, यूजर डिफाइन फंक्शन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप, मतलब कोई ऐसा यूजर डिफाइन फंक्शन जिसमें हमें किसी आर्गुमेंट की भी जरूरत नहीं है और किसी रिटर्न टाइप की भी जरूरत नहीं है। इसको हम एक छोटा सा लिखते हैं। सपोज हमने लिख दिया हेलो, HELLO, हेलो। तो हेलो क्या है हमारा, एक ऐसा फंक्शन है हेलो। यहाँ पर हमको सिंटेक्स को याद कीजिए, सिंटेक्स क्या था, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और यहाँ पर था हमारा आर्गुमेंट। सपोज ये एक फंक्शन है, तो रिटर्न टाइप यहाँ कुछ भी लिखा है क्या, नहीं लिखा है, मतलब नो रिटर्न टाइप। तो जब कुछ नहीं लिखा रहता है इसका मतलब इसमें क्या लिखा है, वॉइड लिखा है। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, जब मैंने डेटा टाइप पढ़ाया था तो मैंने एक डेटा टाइप बताया था आपको, एम्प्टी डेटा टाइप। एम्प्टी डेटा टाइप को जो होता है वो क्या होता है, जब भी किसी फंक्शन की वैल्यू नल होती है, रिटर्न टाइप नल होता है, तो उस नल को प्रदर्शित करने के लिए हम वॉइड कीवर्ड का यूज करते हैं, जो कि ये बताता है कि ये फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है या फिर नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये लिखना ऑप्शनल है, वॉइड लिखें चाहे ना लिखें। हम अंडरस्टूड है कि जब कुछ नहीं लिखा है मतलब यहाँ क्या लिखा है, वॉइड। तो ये जो है, और यहाँ आर्गुमेंट वाले पार्ट हिस्से में भी हमने कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप। दूसरा है हमारा फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप। तो फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप मतलब आर्गुमेंट तो होगा पर वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। एग्जांपल के लिए सपोज हमारा हेलो इंटीजर ए हमने लिख दिया, तो यहाँ पर रिटर्न टाइप तो कुछ नहीं है पर आर्गुमेंट हमने दिया। जैसे कि मैंने बताया था आर्गुमेंट मतलब कुछ नहीं है, वेरिएबल्स ही है, तो उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमें उनका डेटा टाइप भी बताना पड़ता है। मतलब मेन फंक्शन से कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी जो कि इंटीजर टाइप की होगी, और उस वैल्यू को यहाँ कैच करने के लिए ये हमने यहाँ पर एक आर्गुमेंट डिक्लेयर किया है। जितने आप वैल्यू भेजेंगे उतने आपको आर्गुमेंट डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तीसरा है हमारा फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न टाइप। आर्गुमेंट तो कुछ नहीं होगा पर वैल्यू रिटर्न करेगा यूजर डिफाइन फंक्शन किसे, मेन फंक्शन को। तो इसका एग्जांपल हम इसी कंसीडर करते हैं कि माना हमने लिख दिया इंटीजर हेलो और ये, तो यहाँ क्या हो रहा है, आर्गुमेंट तो कुछ नहीं है, मेन फंक्शन कोई वैल्यू तो नहीं भेज रहा है, पर हेलो फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ भी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, और जिस भी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है वो कैसा वैल्यू होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रिटर्न टाइप है वो आईएनटी दिया है, दैट मींस वो कैसे वैल्यू को रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो यहाँ जब वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था तो कुछ नहीं लिखा, जब वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हमने उसका रिटर्न टाइप लिखा। और जो चौथा प्रकार है वो है फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न टाइप। फंक्शन जो है आर्गुमेंट भी भेजेगा और वैल्यू भी रिटर्न करेगा। एग्जांपल के लिए हमने अगर लिख लिया इंटीजर हेलो और यहाँ लिख दिया इंटीजर ए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलो नाम का फंक्शन जो कि किसी आर्गुमेंट को भी ले रहा है, साथ ही साथ ये किसी वैल्यू को भी रिटर्न कर रहा है। आर्गुमेंट जो ले रहा है वो कैसा वैल्यू होगा, इंटीजर वैल्यू होगा, और कितना वैल्यू ले रहा है, एक वैल्यू ले रहा है, और उसका जो भी फंक्शन कोड होगा उस कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद वो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो कैसा होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो हम इन चारों टाइप्स को जब देख रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि जो पहला टाइप है जस्ट उसका ऑपोजिट टाइप कौन सा है, हमारा फोर्थ टाइप है। और सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है कि सेकंड में आर्गुमेंट अगर है तो रिटर्न टाइप नहीं है, और थर्ड में रिटर्न टाइप है तो आर्गुमेंट नहीं है। और जो चौथा प्रकार है उसको अगर हम सेकंड और थर्ड से कोरिलेट करें तो देखा जाए तो सेकंड और थर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वही तैयार हो रहा है हमारा फोर्थ, जो कि है फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न टाइप। अब ये तो हमने बेसिकली 4 टाइप्स देख लिए फंक्शन के, रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट के आधार पर। अब हम एक एक करके इन फंक्शंस को के डिटेल को समझेंगे और एक प्रोग्राम के साथ कि कैसे ये फंक्शंस जो है परिभाषित किए जाते हैं, या फिर कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन को परिभाषित किया जाता है और कैसे इसका उपयोग मेन फंक्शन में किया जाता है।